विजिबल है? अरे तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं भाई। बच्चों स्क्रीन विजिबल थी या नहीं, ये तो बोल तो सकते हो एटलीस्ट। नहीं मैम, नहीं दिख रही है। आप यस मैम, अब दिख रही है। ये तुम लोगों की वॉइस इतनी स्लो क्यों है? खैर, अब स्क्रीन क्लियर है? बोलो बच्चों। अब स्क्रीन क्लियर है? अरे एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो, तो हम क्लास स्टार्ट करें। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस कह सकते हैं। अगर हम, ये तो नॉर्मल मीनिंग हो गया। अगर हम फाइनेंस के टर्म्स में बात करें कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में, सपोज अगर हम इन्वेस्ट 10,000 रुपीज कर रहे हैं और हम 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ टाइम बाद जो भी हमें रिटर्न के फॉर्म में मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो तो हमारा रिटर्न कहलाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि हमने 10,000 इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। बट समटाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, और जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, मार्केट की कंडीशंस खराब होने की वजह से जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, हमें वही एक सफिशिएंट अमाउंट ही रिसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है यही हमारी रिस्क की कहलाती है। लास्ट लेक्चर में हमने 2 पॉइंट समझाए थे, एक पर्सन के मतलब ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को लेकर टुवर्ड्स द रिस्क, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ risk behavior, like first is risk averser, second is risk lover. risk averser फिर से रिपीट कर रहे हैं, वो पर्सन होता है जो कि इस कंडीशन में नहीं होता है कि वो रिस्क को बियर या टॉलरेट कर सके। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है वो 55 प्लस एज का है या 60 प्लस जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, उस पर्सन से अगर हम रिस्क बियरेंस या रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो वो पर्सन शायद रिस्क बियर करने के फेवर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जिस कंडीशन में है उस जगह सोर्स ऑफ अर्निंग धीरे धीरे बाय द टाइम ऑफ पैसेज कम ही होगी, और एक टाइम के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तब वो नहीं होगी। और अगर इनकेस अगर कोई पर्सन रिटायर है तो उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ और सिर्फ उसकी पेंशन है, जो कि वो इसलिए भी इन्वेस्ट, और उसका जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो उसके कंटिजेंसी टाइम में काम आएगा। ठीक है, इसलिए इस केस में पर्सन जो होते हैं वो रिस्क एवर्सर के तौर पर ही काम करते हैं। बट अगर हम एक सेकेंड कैटेगरी जो होती है, लाइक कोई पर्सन 30 इयर्स का है या 40 इयर्स का है, 45 इयर्स का है, 25 प्लस एज ग्रुप में है, तो ऐसे केस में पर्सन क्या करना पसंद करेगा कि जैसे मान लो आपने आज मार्केट में पैसा लगाया, शेयर मार्केट में कोई शेयर का प्राइस 200 रुपीज था, आपने 10 शेयर खरीद लिए, मीन्स आपने 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। आपको लग रहा है क्योंकि शेयर के प्राइस आज बहुत ऊपर है, आपको लग रहा है कि मे बी हो सकता है ये प्राइस 200 से एक सेकेंड वेट, 200 से 250 पर या 300 पर आ जाए। ऐसे केस में आप क्या करोगे? क्या करोगे आप बीइंग अ रिस्क लवर, आप उस पैसे को इन्वेस्ट रहन दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मे बी हमें लॉस हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हो आपके पास मनी अर्न करने के बहुत सारे मीन्स हैं या सोर्सेस हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है रिस्क लवर का केस। अब बात हम वापस से अपने रिस्क पर आ जाते हैं। रिस्क बेसिकली एक अनसर्टेन बिहेवियर होता है फॉर आवर इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अस। लिखा भी हुआ है, रिस्क एज अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स आउटकम, एडवर्स इन रिलेशन टू प्लान्ड ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस। Uncertainties associated with risk elements impact the net cash flow of any business or investment.
under the impact of uncertainties, variations in net cash flow take place. This could be favorable as well as unfavorable. The possible unfavorable impact is the risk of the business. जो भी अनफेवरेबल इम्पैक्ट होता है किसका, हमारे इन्वेस्टमेंट का टुवर्ड्स आवर बिजनेस, वही उसका रिस्क कहलाता है। ठीक है, फिशर और जॉर्डन ने रिस्क को डिफाइन इस तरीके से किया कि द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न अराउंड द एक्सपेक्टेड एवरेज इज दस अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क। जो भी हमारे रिटर्न का वेरिएबिलिटी बिहेवियर था या वेरिएबल बिहेवियर था हमारे इन्वेस्टमेंट का, तो उसका एक्सपेक्टेड जो एवरेज था क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, वही रिस्क कहलाया। रिस्क से बेसिकली 3 वेरिएबल्स अटैच थे। क्या क्या थे वो 3 वेरिएबल्स? फर्स्ट ये कि द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ थ्रेट, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एनी वल्नरेबिलिटीज, द पोटेंशियल इम्पैक्ट टू द बिजनेस। सबसे पहला रिस्क रिलेटेड क्या था कि आपके बिजनेस में थ्रेट हो सकती है, कि हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट सेफ साइड से ना हो। नेक्स्ट क्या है? मे बी कोई अनसर्टेन कंडीशन आ सकती है जिससे आपको रिस्क को क्या करना पड़ जाए, फेस करना पड़ जाए। नेक्स्ट क्या है? जो बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा हो। रिस्क के कॉजेस क्या हो सकते हैं? रॉन्ग डिसीजन, मे बी जो हमारा इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू हो या जिसमें हमने इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो वो हमारा रॉन्ग डिसीजन हो, मींस वो हमारा सेफ साइड इन्वेस्टमेंट का ना हो। नेक्स्ट क्या है? रॉन्ग टाइमिंग, जो हमारे इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग है वो मे बी सही ना हो, जिसकी वजह से जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो, रॉन्ग टाइमिंग मींस जिसकी वजह से जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है ऐसे केस में हमारा इन्वेस्टमेंट सही ना हो, तो जो हमारी टाइमिंग ही गलत है, दैट मीन्स हमें लॉस बेयर करना पड़ सकता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक शेयर मार्केट में कर रहे हैं, बैंक डिपॉजिट्स में कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट जिसे किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र कहते हैं उसमें कर रहे हैं। मे बी जो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो नेचर या एवेन्यूज है, वेरियस मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, हो सकता है वो हमारे लिए सुटेबल ना हो, उस केस में भी रिस्क एक क्या हो सकता है, रिस्क क्रिएट हो सकता है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इशूअर मींस जहां से हमें वो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एंड से जो भी हमें इशू हो रहा है सर्टिफिकेट, हो सकता है तो जो इशूअर बॉडी हो, जो बॉडी इशू कर रही हो, कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी, वो हो सकता है गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उससे कम क्रेडिट वर्दी हो, मींस अनबिलीव ऐसा कह सकते हैं, भरोसे के काबिल ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैच्योरिटी पीरियड और लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड हम के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ही बड़े अमाउंट का रिस्क आपको क्या होगा, फेस करने की फेस करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मे बी ज्यादा जैसा अमाउंट उसी हिसाब से रिस्क हो। फिर क्या है? मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस आप किस तरीके के कौन से इन्वेस्टमेंट के मेथड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आप या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं या शेयर मार्केट में कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग हमारा कहलाता है जब हम किसी को उधार क्या करते हैं, देते हैं। बोरोइंग जब हम उधार लेते हैं। टर्म्स ऑफ लेंडिंग मींस जैसे कि जो भी रिडेम्पशन टाइम पीरियड हो या मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो सकता है उसकी वजह से भी हमें रिस्क बेयर करना पड़ जाए। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, लाइक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, सर्विस फर्म है, जो भी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है रिस्क का। ठीक है, फिर क्या है? नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स, हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर्स मीन मान लीजिए आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आपने उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम आई, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फर्क आए, तो ये हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क के फैक्टर को क्या करते हैं, इम्पोज कर देती है। ठीक है, नेशनल फैक्टर्स लाइक कोविड सिचुएशन, अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आएगी उसका असर कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर
आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की। टाइप्स ऑफ रिस्क पहले भी लेक्चर में क्लियर किया था। रिस्क हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली हमारा वो रिस्क होता है जो कि टोटली अनकंट्रोलेबल होता है, जो आउटसाइड द बिजनेस फर्म होता है, जहां से जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और इस टाइप के रिस्क को किसी भी बिजनेस फर्म को बियर करना ही पड़ता है। ठीक है, लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो रिफर्ड एज अनकंट्रोलेबल रिस्क। Systematic risk is non-diversifiable and is associated with the securities market as well as economical, sociological, political and legal consideration of the prices of all securities in the market. इसको आप अनकंट्रोलेबल रिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, आप सोच रहे थे अभी खरीदते बट आप नहीं खरीद पाए और वहां पे शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो ऐसे केस में क्या है, ये ऐसा फैक्टर है जिसको आप कम नहीं कर सकते हो। बट इन केस आपकी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, तो वो आपका कहलाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के टाइप्स भी दिख रहे हैं, 3 टाइप है, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट रिस्क मींस अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है उस पर आपका कोई जोर नहीं है। ठीक है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, सडनली बिकना बंद हो गया, ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जहां पे किसी भी पर्सन का, ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। मान लीजिए बैंक ने क्या किया, सीआरआर, एसएलआर या बैंक रेट बढ़ा दिए, घटा दिए, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सपोज इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई, इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है, मनी की सप्लाई बहुत कम हो जाती, चीजों के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे में आम जनता हर एक सामान नहीं खरीद सकती है। ठीक है, यहाँ ये असर आता है, इसका असर डायरेक्ट आता है कंट्री की, जो भी जनता, जो भी पॉपुलेशन रह रही है उसकी परचेजिंग पावर पर, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। चीजें बिकेंगी ही नहीं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो भी सामान है वो डंप होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ की चीज नहीं होती है, जिन्हें हम अनकंट्रोलेबल कहते हैं, इसीलिए इन्हें अनकंट्रोलेबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो कि हमारे कंट्रोलेबल होते हैं और जो विद इन द बिजनेस फर्म ही काम करते हैं। लाइक अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो रिफर्ड एज कंट्रोलेबल रिस्क। दे स्टेप्स फ्रॉम अ मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजेस इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस and labor problems. Nature and magnitude of the above mentioned factors differ from industry to industry and company to company. They have to be analyzed separately for each industry and firm. ये controllable होते हैं, like इनका मेन रीजन क्या होता है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी होता है, या आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजिकल चेंज रहा हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंज रहा हो, या लेबर की प्रॉब्लम हो। ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे रिस्क हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो और ये विद इन द बिजनेस फर्म ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें अनसिस्टमैटिक रिस्क कहा गया है। टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रीवियस पेज पर दिख रहे थे। अनसिस्टमैटिक रिस्क के टाइप दो होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क हमारा दो टाइप का होता है, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। Business risk लिखा हुआ है is that portion of the unsystematic risk caused by the operating environment of the business. It arises from the inability of a firm to maintain its competitive edge and the growth or stability of the earnings. Variation that occurs in the operating environment is reflected in the operating income and expected dividend. ठीक है, the variation in the expected operating income indicates द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हमारा वो रिस्क होता है जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट होता है।
कैसे क्रिएट हो सकता है, किन किन रीजन से हो सकता है? फर्म की इनेबिलिटी दिख रही हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और फर्म की जो ग्रोथ या अर्निंग्स की स्टेबिलिटी है वो कम हो गई हो, ठीक है, या वेरिएशन हो रहा हो, इस वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम में और कंपनी जो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही है उतना ना मिल रहा हो। द वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम इंडिकेट्स द बिजनेस रिस्क। जो भी आपकी फर्म की एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम है उसमें जो भी वेरिएशन है वही उसके बिजनेस रिस्क को बताता है। इंटरनल बिजनेस रिस्क, इंटरनल बिजनेस रिस्क हमारे वो रिस्क होते हैं जो विद इन द बिजनेस वर्क कर रहे होते हैं, लाइक सेल्स में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, बढ़ रही है, घट रही है, तो इसको आप कवर अप कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कोई कमी आ रही है या बढ़ रही है, हो सकता है आपका R&D डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो रहा हो, तो ये भी आपका इंटरनल बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी contributes to the operational efficiency of the firm, लाइक वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी जिसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हो गया और फिक्स कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई। इस केस में पर्सनल मैनेजमेंट भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। कैसे हेल्पफुल होगा? ये हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, the personal also contributes to the operational efficiency of the firm. फिक्स कॉस्ट, नेक्स्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट, मान लीजिए जो आपकी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ रही है, घट रही है, तो ये सारे वेरिएंट्स ऐसे होते हैं, फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप मेक गुड कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क की। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो कि आपके बिजनेस के चारों बाहर की कंडीशंस पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच it operates exert some pressure on the firm. The various causes of internal business risk are as follows. कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो बिजनेस रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कौन कौन से? सोशल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, लाइक लीगलाइज्ड वे में जो भी काम हो रहा हो वो सब आपका एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल फैक्टर्स जब आपके बिजनेस में इंक्लूड होने लग जाएंगे, आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, तो वो आपका पॉलिटिकल रिस्क होगा। सॉरी। बिजनेस साइकिल हमारी क्या होती है? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल सभी जानते हो, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला क्या होती है? इंट्रोडक्शन, फिर बूम, फिर रिसेशन। ये सब नहीं पता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा, एक बार रिपीट करना। बिजनेस साइकिल में हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे कर्व एंड क्रस्ट होते हैं, मींस बहुत उतार होते हैं, बहुत चढ़ाव होते हैं, ठीक है। कई कई जगह कर्व पर भी, पीक पर भी गया है, कई कई जगह, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? बिजनेस साइकिल। ये सब हमारे एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है जो बिजनेस पे इम्पैक्ट बाहर से डालते हैं, बट जिनको हम अपने बिजनेस से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का वो रिस्क होता है जो कि एसोसिएट होता है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, ठीक है। हो गया। अब फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो हमारा और एक मिनट रुकना। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल रिस्क हमारा होता है, सबसे पहला है हमारा इसमें क्रेडिट रिस्क। वेट 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 बच्चों, जाने कहाँ से बंद हो गई, 1 मिनट वेट करो बस। क्रेडिट रिस्क हमारी वो पॉसिबिलिटी होती है रिस्क की जहां पे कस्टमर्स को क्या होता है, जहां उनका पेमेंट ड्यू होता है या फिर पेमेंट डिले हो जाता है तो उन्हें क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ठीक है।
ऐसे केस में क्या होता है, उन पर डिफॉल्टर वो क्या कर दिए जाते हैं, अनाउंस कर दिए जाते हैं। और कई कई बार तो अगर किसी बिजनेस फर्म के साथ ऐसा होता है तो वो इंसॉल्वेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का फाइनेंशियल रिस्क है कि जिसको हम इस टाइप का फाइनेंशियल रिस्क है जिसपे हमारे बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क इन्वॉल्व लॉसेस फ्रॉम एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। सपोज आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसका क्या होता है, उसका आपके बिजनेस पर फर्क तो पड़ता है, बट बहुत ही स्लाइट फर्क। बट ये भी है कि क्या, बोलो, खुद से बताओ, ये अगर करेंसी का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको कोई भी बिजनेस फर्म अपने हाथ से चेंज नहीं कर सकता है। पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं कुछ रिस्पॉन्स देते हो, मुंह बंद करके क्लास में बैठ जाते हो। कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क हमारा वो कंट्री रिस्क हमारा वो रिस्क होता है कि जो हम जिस कंट्री में रह रहे होते हैं, वहां की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कंडीशंस चल रही होती हैं, वहां कोई भी उस कंडीशन के चलते जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है, लाइक बिजनेस के ऑपरेशंस में, तो वो हमारा कंट्री रिस्क कहलाता है। कंट्री रिस्क हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल रिस्क, दूसरा होता है रेगुलेटरी रिस्क, तीसरा होता है इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क हो गया। रेगुलेटरी रिस्क, वो दिस इज द रिस्क that regulations affected financial conditions will be introduced or that existing regulation will be enforced more severely than in the past। मतलब ये वो रिस्क है जो फाइनेंशियल कंडीशन के चलते जो भी रेगुलेशंस लगाई जाती हैं, उन पर उनसे जो भी रिस्क जो है निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक कंडीशंस, वो सारे को हैम्पर करने वाले जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सब हाई रेट रिस्क थे। फाइन, लास्ट है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। दिस रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट फॉर सिक्योरिटी सच एज हैव ब्लेड और हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, टाइप्स रिस्क हो गए, टाइप्स ऑफ रिस्क हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न हमारा वो मोटिवेटिंग फोर्स होता है जो कि इन्वेस्टर को इंस्पायर करता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स by which they receive their investment in the form of rewards। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है। इंपॉर्टेंस 3 डिसीजंस पर बेस्ड होती है। इट क्या है रिटर्न की, इट इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू कंपेयर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स। ये क्या करता है कि कंप्यूटर के सिस्टम को बंद करने के कहाँ गया, इट इनेबल्स इन्वेस्टर्स टू कंपेयर ऑल्टरनेटिव मतलब ये इन्वेस्टर को इनेबल करता है कि उसके पास जितने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हैं, जहां से जो उनको वेरियस ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको वो इनेबल करता है। रिटर्न के लिए क्या करता है, एक्टिव करता है इन्वेस्टमेंट को। मेजरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स इनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू असेस हाउ वेल दे हैव डन। पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करता है कोई भी बिजनेस फर्म में या मैनेजर, तो वो उसी पास्ट के बेसिस पर अपने फ्यूचर के लिए भी क्या करने लगता है, वैसे ही प्लानिंग करने लगता है। मेजरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न्स आल्सो हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न की। रिटर्न हमारे 2 टाइप के होता है। एक होता है रियलाइज्ड रिटर्न, दूसरा होता है करेंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। रियलाइज रिटर्न हमारा वो रिटर्न होता है जो कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। ठीक है, जब वो हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, लाइक तुमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज तुम्हें 1200 मिले, तो ये 200 रुपए क्या हुआ, रिटर्न ही हुआ। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या, ये तो हमारा हो गया रियलाइज्ड।
नेक्स्ट क्या होता है हमारा करंट रिटर्न। करंट रिटर्न मीन्स जो सबसे पहला कंपोनेंट, जो सबसे पहला वर्ड आफ्टर इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टर के दिमाग में आता है वही कहलाता है उसका करंट रिटर्न। ठीक है। कैपिटल रिटर्न क्या होता है? कैपिटल रिटर्न क्या होता है? कैपिटल रिटर्न जो बिजनेस में उस प्राइस चेंजेस हो रहे होते हैं वो उसके कैपिटल रिटर्न कहलाते हैं। ये बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन के तौर पर भी मिलते हैं टू इन्वेस्टर्स। ठीक है। अच्छा, रिटर्न का जो मेजरमेंट होता है वो भी कर सकते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड। उसमें क्या करते हैं, यील्ड का दो टाइप से, यील्ड हमारा बेसिकली आउटपुट या रिटर्न ही कहलाता है। एक एस्टिमेटेड यील्ड होता है, एक एक्चुअल यील्ड होता है। एस्टिमेटेड यील्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्सपेक्टेड कैश इनकम होती है उसको डिवाइड कर दो करंट जो भी एसेट्स होती है उसके करंट प्राइस से, तो हमारा वो एस्टिमेटेड यील्ड आ जाता है। ये हमारा एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड नहीं, कैलकुलेटेड कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम फोरकास्ट के बेसिस पर फाइंड कर रहे हैं। दिया भी हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कैश इनकम यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारा क्या होता है? कैश इनकम अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड। कैश इनकम मींस कैश में जो इनकम हो रही है और उसको डिवाइड कर देते हैं जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक। तो ये हमारे रिटर्न का मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इसके लिए हमारा एक टर्म आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये क्या करता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, रिस्क और रिटर्न में एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है। ये कहती है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा रिटर्न जो होगा वो बढ़ता जाएगा और रिस्क भी बढ़ता जाएगा। अभी क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना हमारा क्या होगा, बोलो बोलो, अरे जितना ज्यादा हैवी अमाउंट होगा हमारा इन्वेस्टमेंट का उतना ही बड़ा हमारा रिस्क उससे अटैच होगा। और अगर इनकेस रिस्क नहीं भी हुआ तो हमें रिटर्न मिलेगा जिसका फॉर्मूला होगा रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क रिटर्न जो ट्रेड ऑफ होता है वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, जिसमें कि और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो इस रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हैं। और जो वो मेजर करके अपने पोर्टफोलियो हमारा कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एसेट्स। दो या दो से ज्यादा एसेट्स का जो हम कॉम्बिनेशन रखते हैं वही हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। और इसी में जैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसी हिसाब से हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता जाता है। फिगर नंबर 1.2 देखो, उसमें दिख रहा होगा लो रिस्क है तो लो रिटर्न है, हायर रिस्क है तो हाई पोटेंशियल रिटर्न भी है। ठीक है। अब क्लियर हुआ? यही था हमारा बेसिकली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो भी ये नोट्स वगैरह थे वो आज ग्रुप पे शेयर कर दी जाएंगे। ये किसको समझना था? रेगुलेटरी रिस्क आप बता रहे हो। बेसिकली रेगुलेटरी रिस्क वो रिस्क होते हैं, तुम लोगों ने सेबी का नाम सुना है? बोलो। सेबी का नाम सुना है? तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, एटलीस्ट हाँ या नहीं में रिस्पॉन्स दो। सेबी हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसका नाम होता है पूरा सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इस सेबी के थ्रू हमारे क्या होते हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो जो भी काम कर रही होती हैं वो सारी जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है वो वॉच की जाती है सेबी के थ्रू। इसी तो इस टाइप के जो भी, मान लो कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टर्स का पैसा लेके फ्रॉड कर जाती हैं, भाग जाती हैं, तो यही हमारे रेगुलेटरी रिस्क कहलाते हैं। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम, हो गया क्लियर।
ओके अच्छा, एक और चीज थी, जो आईटी टूल्स की क्लास बहुत बाद में है, शायद 3 बजे से है। अगर तुम लोग अभी फ्री हो तो 10 मिनट बाद क्या आईटी टूल्स की क्लास स्टार्ट कर ले? श्योर मैम। बोलो बच्चों। यस मैम। ओके ठीक है, तो अभी 11:13 हो रहा है, करीब 11:25 से हम आईटी टूल्स की क्लास लेंगे। फाइन। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके, तो अभी इस मीटिंग को हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। और ये नोट्स अभी हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, देख लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कल। और जब तक ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लेक्चर ही चलेंगे। न्यूमेरिकल तभी स्टार्ट करेंगे जब ऑफलाइन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है। ओके बेटा।